जरा देखें 42वां संविधान संशोधन के मेन फीचर्स क्या थे। बयालीसवें संविधान संशोधन में कुछ चीज़ें समय के साथ बनी रही, कुछ चीज़ बिल्कुल विलुप्त हो गई। और 42वें संविधान संशोधन की पृष्ठभूमि का एक पहला मामला था कि यह आपातकाल का समय था। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह थी कि और कहा जाता है कि आपातकाल का जो इस समय इंदिरा गांधी का था, उस समय इतना बड़ा संविधान संशोधन होना पहली बात यह आश्चर्य की थी। कांग्रेस को लोकसभा राज्यसभा दोनों में 2/3 बहुमत थे, इसलिए ये बात बड़ी आसान थी कि 2/3 बहुमत के बाद हम किसी भी संविधान को बदल सकते हैं। हैरानी की बात यह थी कि केशवानंद भारती वाद के बाद ये संविधान संशोधन किया गया था, क्योंकि केशवानंद भारती वाद ने आधारभूत ढांचा का सिद्धांत दिया था, तो कहीं न कहीं इससे आधारभूत ढांचे को भी डिमोलिश करने का प्रयास किया गया था। तो इनडायरेक्टली प्रयास था कि संसद आधारभूत ढांचे के सिद्धांत से सहमत नहीं है और संसद के पास 2/3 बहुमत हो तो वो किसी संविधान के भाग को बदल सकती है। ये इसका कॉन्टेक्स्ट था। तो आधारभूत ढांचे से भी, यानी अगर हम संदर्भ देखें तो न्यायपालिका आधारभूत ढांचे के सिद्धांत से नाराज थी। वो संसद आधारभूत ढांचे के विचार को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी और बिल्कुल स्टैंड कारण था कि इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणवाद में 39वें संविधान संशोधन को न्यायपालिका ने रद्द कर दिया था। तो 39वें संविधान संशोधन को रद्द करना ये माना जाता है कि ये मेन रीज़न था जिस वजह से इमरजेंसी को लगाना पड़ा। कारण ये था कि जैसे ही 39वां संविधान संशोधन आया तो न्यायपालिका ने कह दिया कि जो संशोधन किया गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और स्पीकर, इनके चुनाव न्यायपालिका में चुनौती नहीं दिए जाएंगे, ये उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया। यहाँ पे आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का सहारा लिया और न्यायपालिका ने कहा कि न्यायिक पुनरावलोकन को सीमित करने का प्रयास किया गया है। तो इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस में इस 39 संविधान संशोधन को रद्द किया गया, जिसके बाद इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया। तो एक लैंडमार्क डिसीजन था। कहा जाता है कि ये पॉइंट था, ट्रिगर पॉइंट, जहाँ पे इमरजेंसी को इम्पोज किया गया, प्रोक्लेम किया गया। लेकिन उस इमरजेंसी के दौरान ही स्वर्ण सिंह समिति गठित की गई और ये बड़ी अपने आप में इंटरेस्टिंग थी। स्वर्ण सिंह जो इंदिरा गांधी सरकार के मंत्री थे, पहली बार संविधान लागू होने के बाद किसी ऐसी कमेटी गठन किया गया था। आज तक 2 कमेटी गठन किया गया। एक स्वर्ण सिंह कमेटी थी, एक वेंकटचलिया कमीशन था। सवाल है, जब संविधान में, और ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, जब संविधान में अनुच्छेद 359 है, जब संविधान में संशोधन के तरीके हैं, तो ओवरऑल संविधान को देखने क्या मतलब होता है। तो इसके पीछे तर्क ये दिया गया कि देखिए, संविधान संशोधन टुकड़ों टुकड़ों में होता है। एक बार हमने एक आर्टिकल दिया, एक भाग चेंज किया, हो सकता है कि भाई लोकतंत्र के कार्यकरण में एक ओवरहॉल करने की आवश्यकता हो। होलिस्टिकली देखिए, पूरे तौर पर देखिए, बजाय कि पार्ट पार्ट आप देख रहे हैं। तो इस आधार पे स्वर्ण सिंह कमेटी बना दी गई कि आप ये देखिए कि क्या संविधान में कोई बड़ा बदलाव किया जा सकता है। और संयोग की बात थी, कुछ ये भी पूछा गया था, क्या संसदीय शासन को अध्यक्षीय शासन बदला जा सकता है। ये भी स्वर्ण सिंह कमेटी से बात पूछी गई थी, लेकिन स्वर्ण सिंह कमेटी ने यह बात तो इनकार कर दी कि संसदीय शासन को अध्यक्षीय शासन बदलने कोई मतलब नहीं है। लेकिन स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे, पूरी रिकमेंडेशन भले न मानी गई हो, तो उसी रिकमेंडेशन पे 42nd अमेंडमेंट लाया गया। और इस 42nd अमेंडमेंट से कुछ फीचर बहुत साफ दिखते हैं। यानी 42nd अमेंडमेंट के मुद्दे क्या थे, अगर ये देखें तो मुद्दे कहीं न कहीं बहुत स्पष्ट मुद्दा ये था कि इंदिरा गांधी एक छवि को लेकर आगे बढ़ना चाहती, समाजवादी। इंदिरा गांधी, अगर हम क्रम ही को देखें, हम मुद्दे की बात करते हैं, हमारे लिए, मैं बार बार कहता हूँ, संविधान पढ़ना आर्टिकल नहीं है, घटना नहीं है। आर्टिकल सेकेंडरी है, आर्टिकल का हम यूज़ करते हैं, हमारी फिलॉसफी इंपॉर्टेंट होती है, दर्शन। और मुद्दे की बात यह है कि इंदिरा गांधी अपनी इमेज समाजवादी बनाए रखना चाहती थी, इसलिए इस समाजवादी और गरीबी हटाने वाला कार्यक्रम इंदिरा गांधी का था। इंदिरा गांधी नारा ही यही देती थी कि मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ, विपक्ष कहता है मुझे हटाओ। यही बात आज भी सरकार कहती है।
तो दोस्तों गरीबों के लिए बड़ी पॉलिटिक्स होती है, गरीबों का भला हो क्यों नहीं पा रहा है, ये भी विचार का विषय है। भारत में स्वाभाविक रूप में मध्यम वर्ग के नाम से तो कोई पॉलिटिक्स होती नहीं। जो नौकरी पेशा व्यक्ति है वो बेचारा टैक्स भी देता है, इधर बड़ा वो परेशान आत्मा है वो। यानी सब लोग गरीब गरीब की बात करते हैं। जो नौकरी पेशा आदमी है, जो छोटा मोटी कमाई करता है, वो कहाँ जाए। तो सरकार कहती है भाई तुमको हम पैसा वैसा दे रहे, तुम्हें क्या चिंता है। तो समाजवादी इंदिरा गांधी समाजवादी दिखाना चाहती थी। वो याद रखिए वो जमाना था 76 का, जब समाजवाद का जलवा था, सोवियत संघ था, और खासतौर पर विकासशील देश समाजवादी होने में अपने आप गर्व महसूस करते थे। और पूंजीवाद का विरोध करना भी अपने आप में एक प्रतिष्ठा का विषय था कि भाई हम पूंजीवाद के विरोधी में है। तो गरीब लोगों को ये बड़ा आकर्षक लगता है हमेशा। पूंजीवाद खिलाफत करना हमेशा बहुमत को पसंद आता है। तो इसलिए प्रस्तावना में चेंज कर दिया गया। इंदिरा गांधी से पूछा गया मैडम समाजवादी आप हैं, दिखाइए तो निकाल लो। तो इसलिए 42वें संविधान संशोधन में शब्द जोड़ा गया समाजवाद। समाजवाद शब्द जोड़ दिया गया। और एक खास बात है, समाजवाद शब्द जोड़ा गया और इंदिरा गांधी से पूछा गया देखो समाजवाद के साथ पंथ निरपेक्षता अपने आप होती है। समाजवादी तो ऐसे ही सेकुलर होते हैं। समाजवादी कहते हैं भाई हम तो भौतिकवाद को मानते हैं, अर्थ को मानते हैं। तो समाजवाद के पीछे पंथ निरपेक्षता दौड़ा चलाया। उसके बाद एक बात याद रखिए, जब भी कोई नेता पावरफुल होता है, चाहे आज हो चाहे इंदिरा गांधी का समय हो, हमेशा राष्ट्र की एकता अखंडता की बात करता है। तो इंदिरा गांधी ने कहा समाजवाद तभी तो होगा जबकि राष्ट्र की अखंडता बनाई जाए। यदि टेक्निकली राष्ट्रवाद और समाजवाद के बीच का संबंध वैचारिक रूप में विरोधाभासी है। समाजवाद भौतिक परिस्थितियों की बात करता है, क्लास की बात करता है, राष्ट्रवाद नेशन की बात करता है। तो सैद्धांतिक तौर पर देखा जाए समाजवाद और राष्ट्रवाद में वैचारिक संगति नहीं है। फिर भी उन्होंने कहा, इसलिए प्रस्तावना में अखंडता शब्द भी जोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि देखो ज़्यादा आंदोलन वगैरह नहीं, ज़्यादा धरना प्रदर्शन नहीं, क्योंकि आपातकाल के समय रैली धरना प्रदर्शन, जब संविधान संशोधन हो रहा था पूरा विपक्ष जेल में बंद था और संविधान संशोधन हो रहा था। भाई इसी का नाम तो बहुमतवाद है। इसी का नाम तो बहुमतवाद है कि लोकतंत्र था लेकिन विपक्ष था ही नहीं। तो बिना विपक्ष कैसा लोकतंत्र। दूसरी बात आप जानते हैं, तो पहला इंदिरा गांधी समाजवादी बनना चाहती थी, चेंज कर दिया। और उसके बाद अब समाजवादी बनने में फंडामेंटल राइट को सीमित करना ही पड़ेगा। इंदिरा गांधी ने कहा बिना, ये मूल अधिकार बड़ा पछड़ा है, संपत्ति का अधिकार उससे ही बड़ा पछड़ा है। भाई पूंजीवाद पर हमला करेंगे, संपत्ति पर हमला ना हो कैसे चलेगा। तो इसलिए भाग 3 में मूल अधिकार के भाग को भी सीमित किया गया और उसमें संपत्ति के अधिकार को मार के बिल्कुल दुरुस्त कर दिया गया। संपत्ति का अधिकार अब वेंटिलेटर पर चला गया था, उसको हटाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी जनता पार्टी ने कहा अगर इंदिरा गांधी ने उसको वेंटिलेटर पर रख ही दिया है तो हम उसका अंतिम संस्कार कर दें। तो ये वेंटिलेटर पर रख दिया गया और इंदिरा गांधी ने इसलिए संपत्ति के अधिकार को सीमित करने के लिए ये प्रावधान ला दिया था कि उन्होंने कहा था कि निदेशक तत्व, यानी उन्होंने कहा था कि 39 BC नहीं, उन्होंने कहा था सभी निदेशक तत्व अनुच्छेद 14, 19 और 31 से प्राथमिक होंगे। ध्यान रखना 25वें संविधान संशोधन में कहा गया था 39 BC। यहां क्या क्या दिया गया, सभी निदेशक तत्व 14, 19, 31 के मूल अधिकार से प्राथमिक होंगे। इसका मतलब है इंदिरा गांधी ने पूरा एकदम बैलेंस ही बदल दिया। यानी अब मूल अधिकार से ज्यादा प्राथमिक कौन हो गया, निदेशक तत्व। अब सवाल है, हमारे संविधान निर्माताओं ने सामंजस्य अपनाया था और इसके पहले नेहरू प्रधानमंत्री थे। वो सामंजस्य, इंदिरा गांधी ने कहा सामंजस्य नहीं, हमें समाजवादी बनना है। देखो भाई मैं देश को बदलूंगी और समाजवादी होने के नाते, और इतना ही नहीं है। अब उनका कि इतना ही है, उनका नहीं समाजवाद और चलेगा, कैसे थोड़ी चलेगा। उनका देखो इसका अगला परिणाम आएगा। इसका अगला परिणाम आया कि भाग 4 में 3 एलिमेंट और जोड़ दिए गए। अब समाजवादी होने का, देखिए समाजवाद में मुफ्त में चीजें मिलती हैं, जहां मुफ्त है वो समाजवाद है।
तो समाजवाद में अब क्या हुआ, उसके बाद फिर निदेशक तत्व में भी जोड़ दिया गया, और ये सब समाजवाद का परिणाम था। मुद्दा एक ही है भाई, यही तो विश्लेषण की बात है, कैसे आप ज़्यादा फैक्ट को एक साथ लिख सकते हैं। अगर आपको पता है कि मुद्दा समाजवाद का है तो बाकी पॉइंट को समराइज कर सकते हैं, क्योंकि सभी निदेशक तत्व 14, 19 और 31 से प्राथमिक हो जाएंगे। निदेशक तत्व ज़्यादा ऊपर, मूल अधिकार नीचे, तो ये ऊपर नीचे वाला मामला हो गया। अच्छा, बराबर होना ऊपर नीचे होना दोनों गड़बड़ है। संविधान निर्माताओं ने कहा भाई बराबर होंगे, सामंजस्य वाला मामला रहेगा। इंदिरा गांधी ने कहा नहीं, नीचे रहेगा, समाजवाद ऊपर रहेगा, व्यक्ति नीचे रहेगा, समुदाय ऊपर रहेगा। अब ये बड़ा मामला बिगड़ता है, व्यक्ति बड़ा होना चाहिए या समुदाय। अब ये संघर्ष हमेशा रहा है। अब व्यक्ति बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, अक्षय कुमार का महत्व ज्यादा होना चाहिए समाज के गरीबों का। तो आज का सामंजस्य कहता है कि सबको एक साथ लेके चलो, क्योंकि अगर अब सबका साथ सबका विकास यही तो नारा है, अक्षय कुमार को छोड़ दोगे टैक्स कौन देगा। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कल एक बड़ी हमारे यहाँ एक उद्योगपति की मृत्यु हुई, एसपी हिंदुजा। संयोग की बात है, एसपी हिंदुजा भारत के व्यक्ति थे, लेकिन इस समाजवाद के कारण, आप याद रखिए, बड़े सारे लोग ऐसा नहीं थे, समाजवाद के कारण वो ईरान चले गए। कल मैं उनको स्टोरी पढ़ रहा था और इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग मामला लगा, सरकारों के कारण कैसे बिजनेस खराब होते हैं। कई बार समाजवाद बनने के नाम पे हो सकता है बिजनेस इंटरेस्ट, तो भारत से चले गए ईरान व्यापार करने। ईरान में जब 1979 में इस्लामिक क्रांति हुई तो लंदन चले गए, और आज की डेट में उनका बड़ा व्यापारी कारोबार है। बाद में बोफोर्स घोटाला एक आया था, उसमें उनका नाम भी आया था। इससे दिखता है कि अदानी का मामला कोई नया है, बिला वजह पॉलिटिकल रीजन से हम उद्योगपतियों के नाम घसीटते रहे हैं, इससे बड़ा नुकसान हुआ हमारा। अगर कोई व्यक्ति जाके इतना बड़ा उद्योग इंग्लैंड में खड़ा कर दे, वही भाई हमारे यहाँ कह रहे हैं ना, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, पैसा चाहिए, देश का भला करना है, इन्वेस्टर ही चाहिए। जो इंडस लैंड बैंक देखते हैं वो नहीं किए। तो इस बात से समाजवाद पूंजीवाद के बीच एक बड़ा जबरदस्त स्टोरी मिलती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से भी। ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई, ईरान को, और ईरान में उसके बाद आप देखेंगे ईरान उठ नहीं पाए, यूएई दंदना के उठा। आज के टाइम पूरी दुनिया का जो व्यापार केंद्र है वो यूएई है, ईरान नहीं है। इसलिए कई बार ऐसा दिखता है, गुड पॉलिटिक्स मे नॉट बी गुड इकोनॉमी। लेकिन हम आम आदमी को समझ में, दोस्तों आम आदमी आप जैसा पढ़ा लिखा तो है नहीं, उसको तो हाँ जिंदाबाद मुर्दाबाद, ये लोकतंत्र आ रहा है, धरना प्रदर्शन, वो डेमोक्रेसी में फंडामेंटल राइट है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक सीक्वेंस है। और आज की डेट में भी बड़े सारे हमारे व्यापारी छोड़ के कई बार यूएई, मित्तल जो फ्रांस के सबसे बड़े व्यापारी, सबसे स्टील जिनका साम्राज्य है, लक्ष्मी निवास मित्तल, अब उनसे हम कहते हैं यार भारत आ जाओ, उनका नहीं नहीं आप लोग पहले गरीबी हटा लो तब हम आएंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है। मोदी कई बार कहते हैं अरे यहाँ तो जाओ हम आपको, अब वो जमाना नहीं रहा, उनका नहीं 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 आपका कोई बार पता नहीं क्या कौन सी पॉलिसी अपना दोगे आप, आपका दोगे हम चोर हैं। एक बात याद रखिए, अब अडानी क्या है क्या नहीं हो तो जांच की बात आ जाएगा। भाई हम कौन अधिकार होते हैं किसी के बारे में बोलने वाले। भाई अडानी एक ऐसी कंपनी से इंफ्रास्ट्रक्चर में जबरदस्त निवेश किया है। एक खास बात है दोस्तों, अगर दीर्घकालिक रूप में देखेंगे तो केवल उद्योग का विरोध कर देना देश की भलाई में होता है, ऐसा प्रमाणित नहीं होता। बस सारे उद्योगपति भाग रहे हैं यूएई में, लंदन में, तो ऐसा उनके पास क्या है। हमारे लोग सब जाके बिजनेस कर रहे हैं अमेरिका में। निदेशक तत्व में फिर समाजवाद जोड़ा गया। समाजवाद संविधान में खूब आ रहा है, जमीन पर आया कि नहीं आया। संविधान में धनाधन समाजवाद आ रहा है। और समाजवाद कैसे, निःशुल्क वैधानिक सहायता। अब निदेशक तत्व इंदिरा गांधी का लो समाजवाद, निःशुल्क वैधानिक सहायता। दोस्तों देखिए पूंजीवाद बुरा नहीं है, कोई भी विचारधारा एक्सट्रीम रूप में बुरी होती है। कहने का मतलब ये नहीं पूंजीवाद बहुत अच्छा है, पूंजीवाद में भी खामियां है। लेकिन सवाल है कि पूंजीवाद केवल बुरा है तब आपत्तिजनक है, समाजवाद केवल अच्छा है तो प्रॉब्लम है। समाजवाद में अच्छाई है, पूंजीवाद में अच्छाई है। और कुल मिला के चीन का आप देखें कैसे पूंजीवाद समाजवाद को जबरदस्त कॉकटेल किया। दोस्तों संघाई आप देख लेंगे, संघाई आप देख लेंगे तो अमेरिका फेल है, भारत की तुलना नहीं है, हमारे साथ ही चला था, बाकी नहीं बताएंगे। निःशुल्क वैधानिक सहायता, आर्टिकल 39A, लो निःशुल्क वैधानिक सहायता तो संविधान में अब लिख दिया गया। उसके बाद नालसा भी आया, इसी को इम्प्लीमेंट करने का नालसा आया था। नालसा तो ये प्रावधान है,
क्योंकि कहा गया अनुच्छेद 14 में कह दिया कि विधि के समक्ष समानता। तो लोगों ने कहा भैया विधि के समक्ष समानता दीजिए, वकील तो दो, वकील तो पैसा मांग रहा है, गल्लो निःशुल्क वैधानिक सहायता का अधिकार, अब वकील मुफ्त मिलेगा। दूसरा, श्रमिकों का प्रबंध में भागीदारी, श्रमिकों की प्रबंध में भागीदारी, ये भी समाजवादी प्रिंसिपल है। और एक बात आपके बड़े काम की है, यदि सब समाजवादी नहीं था, इसमें इंदिरा गांधी ने एक ऐसे पार्ट को लाया जो समाजवादी तो नहीं है, वो थोड़ा सा अलग किस्म का है, वो थोड़ा अलग किस्म का है, और वो है पर्यावरण की रक्षा। यही पार्ट ऐसा है जो फंडामेंटल ड्यूटी, और यहां दोनों में है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी में लेक, नदी, इन सब चीजों की बात है, यहां पर्यावरण की रक्षा। आर्टिकल 48A प्रोटेक्शन। पहली बार हमारे संविधान में पर्यावरण की बात अगर आती है तो स्वाभाविक रूप में 42वें संविधान संशोधन से, यहीं से आप देखें उसके बाद पर्यावरण मंत्रालय बनना शुरू हुआ, सरकार का ध्यान पर्यावरण पर गया। अच्छा, हम तो पर्यावरण के साथ शुरू से रहते थे, और ये 76 का मामला, 42nd अमेंडमेंट 1976, बस शोले मूवी के रिलीज होने के 1 साल बाद, जहां अमिताभ बच्चन अपने फिल्मी करियर में पीक पे थे, अब इंदिरा गांधी दंदना के पावर के शिखर पर थी, इसलिए पर्यावरण की बात पहली बार आई। आज देखें पर्यावरण कितनी धूम है। तो यहाँ पे पर्यावरण की रक्षा, आर्टिकल 48A। आप जब किसी चीज को स्टोरी के रूप में पढ़ेंगे तो सारी घटना आपको ऐसा लगेगा बड़ा खेल हो गया। अब आप किसी चीज को फैक्ट के रूप में पढ़ेंगे तो दिमाग में बोझ बढ़ेगा, बोझ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अब 42nd अमेंडमेंट लग रहा है यार, ये तो बड़ा आसान है। इसका मतलब एक ही चीज यहां दिख रही है, समाजवाद, समाजवाद, समाजवाद। अब दोस्तों, समाजवाद कब आएगा? जब इंदिरा गांधी की शक्तियां बढ़ेगी। और समाजवाद में इंदिरा गांधी ने कहा, ये काली कोट वाले न्यायाधीश और ये नौकरशाह, ये विलेन है, यही समाजवाद नहीं लाने दे रहे हैं। समाजवाद कौन नहीं लाने दे रहा है? ये न्यायाधीश पहला, और दूसरा IAS अधिकारी। इनको थोड़ा सबक सिखाना है। तो पूछा गया, मैडम बताओ तो कैसे सबक सिखाओगे? तो कहा लो, इनको भी थोड़ा पर काटना जरूरी है, ये बहुत उड़ रहे हैं। और संसद की समाजवाद लाने के लिए किसकी शक्तियां होनी चाहिए? संसद की। और एक बात याद रखिए, जो भी शक्तिशाली नेता होता है वो क्या कहता है? जनता की भलाई, जनता की भलाई। हम जनता की भलाई करने जा रहे हैं, हमारी कोई बात थोड़ी है, हमें तो कोई पूछ चाहिए ही नहीं। जनता की भलाई, समाजवाद आएगा। अब समाजवाद कैसे आएगा? संसद की शक्तियां बढ़ेगी, न्यायपालिका की शक्तियां नीचे जाएगी। इसलिए ये 42वां संविधान संशोधन था। ये अगला, संसद की सर्वोच्चता। संसद की सर्वोच्चता, ये संसद की सर्वोच्चता स्थापित करने का प्रयास किया गया था, और संसद की सर्वोच्चता स्थापित होगी, स्वाभाविक रूप में न्यायपालिका की शक्तियां नीचे जाएंगी। और कैसे? इसमें जोड़ा गया अनुच्छेद 368 का सेक्शन 4 और 5। अनुच्छेद 368 का सेक्शन 4 और 5, ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी, जिसमें कह दिया गया था संसद के द्वारा किसी संविधान संशोधन का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा, और संसद संविधान के किसी भाग में परिवर्तन कर सकती है। यानी ये सीधा आधारभूत ढांचे को पलटने का प्रयास था। इंदिरा गांधी से पूछा कि आधारभूत ढांचा क्या है? उनका न रहेगा आधार, न रहेगा भूत। मैं आधार को बना दूंगी भूत, केवल बचेगा ढांचा, उसको खत्म कर दूंगी। आज इंदिरा गांधी पावरफुल PM थी, वह जनता के द्वारा निर्वाचित थी, लोकतांत्रिक। अब सवाल है कि उन्होंने 368 खंड 4-5 को जोड़ा, तो उसे पूछा गया, मैडम बात ये बन गई? उनका नहीं, हो सकता है कि राष्ट्रपति का भी इधर उधर कर दें, तो थोड़ा राष्ट्रपति की भी शक्तियों को हम थोड़ा करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि संसद की सर्वोच्चता बनाते हुए फिर न्यायालय को दबाया, और राष्ट्रपति को भी थोड़ा कहा। उनका देखो, संसद सर्वोच्च होनी चाहिए, संसद का पार्ट कार्यपालिका होती है। तब राष्ट्रपति अगर कहीं वीटो कर दें, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। अब चेक एंड बैलेंस, चेक एंड बैलेंस क्या करोगे? हम समाजवाद ला रही हूं मैं, ये बिलावजह काम जल्दी जल्दी कराओ, इसमें चेक एंड बैलेंस नहीं होना चाहिए। चाइना में कैसा सिस्टम है? तो लोगों ने कहा, अरे मैडम ये चाइना का सिस्टम चले क्या? उनका नहीं, लोकतांत्रिक रहेगा, मैं निर्वाचित तो हूं।
तो फिर आया इसमें, फिर क्या आया, न्यायालय। न्यायालय की शक्ति को सीमित करने का प्रयास किया गया। न्यायालय की शक्ति को सीमित करने का प्रयास किया गया। अब न्यायालय की शक्ति को कैसे सीमित करने का प्रयास किया गया? तो इसमें कही दिया गया था कि संविधान संशोधन का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। इसमें बात तो कह दी गई थी कि संविधान संशोधन का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। और दूसरी बात यह कह दी गई थी, इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द किया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। उन्होंने कहा अब उच्चतम न्यायालय संसदीय विधियों का पुनरावलोकन नहीं करेगा और उच्च न्यायालय राज्य विधियों का नहीं, उच्चतम न्यायालय राज्य विधियों का पुनरावलोकन नहीं करेगा और उच्च न्यायालय संसदीय विधियों का पुनरावलोकन नहीं करेगा। संसदीय विधियों का पुनरावलोकन केवल कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय। तो सीधा उन्होंने कहा कि केवल उच्चतम न्यायालय संसदीय विधियों का पुनरावलोकन करेगा। इसका मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट पर सुनवाई कौन करेगा? केवल उच्चतम न्यायालय। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको ठांस दिया था। तो केवल उच्चतम न्यायालय संसदीय विधियों की सुनवाई करेगा, उच्च न्यायालय केवल राज्य की विधियों की सुनवाई करेगा। अब ये तो अपने आप में उच्च न्यायालय केवल राज्य विधि की सुनवाई करेगा। जबकि आप देखेंगे हमारे यहाँ तो उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय समानांतर है। अब उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय समानांतर है। अब स्वाभाविक रूप में इसके बावजूद उन्होंने ये काम किया था। वैसे आप याद रखिए, जो 42वें संविधान संशोधन बात की गई थी, आधा जनता पार्टी सरकार ने रद्द कर दी और आधा न्यायपालिका ने। तो सारी बात रही नहीं, उसके कुछ कुछ अवशेष अभी हैं, बाकी तो गड़बड़ा गया मामला। आज की डेट में ये प्रभावी नहीं है, रद्द हो गया, न्यायपालिका ने रद्द कर दिया। ये भी प्रभावी नहीं है, न्यायपालिका ने इसे मानने से इनकार कर दिया। और उन्होंने ये भी कहा न्यायिक पुनरावलोकन को सीमित कैसे किया? उनका आपातकाल का कोई न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। ये बात उन्होंने कही दिया कि आपातकाल न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे के बाहर से होगा, आपातकाल के प्रावधान का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा, ये भी उन्होंने कह दिया। और अब देखेंगे इसके बाद न्यायालय की शक्तियां सीमित की तो इंदिरा गांधी से कहा गया कि मैडम अब क्या करना है। तो ये बात बताई गई कि देखिए एक बात तो आज भी समस्या है, हमारे यहाँ हर व्यक्ति अधिकार के बारे में जानता है, अधिकार अधिकार अधिकार। अब जहां मर्जी वहीं धरना कर देंगे, प्रदर्शन कर देंगे। अरे डेमोक्रेसी में जब देखो बस का शीशा तोड़ देंगे। आप लोगों ने भी तोड़ा है। रेल हमारी सार्वजनिक संपत्ति है, तो सार्वजनिक संपत्ति है तो लोग उसका शीशा लेके घर भाग गए। तो उनका भाई सार्वजनिक संपत्ति है, हमारी संपत्ति है, तो इसका मतलब हमारे ऊपर अधिकार है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए इस 42वें संविधान संशोधन से एक नया भाग रखा गया, उसका नाम क्या है? मूल कर्तव्य 51A। जिस समय रखा गया था उस समय इसकी बड़ी आलोचना हुई थी, क्योंकि मूल कर्तव्य में था कि आज बहुत एक्सेप्टेड है। देखिए इस बात की आलोचना नहीं की जा सकती। हमने पहले कहा भाई देखिए इंदिरा गांधी या हर सरकार के कुछ काम अच्छे होते हैं, कुछ काम खराब होते हैं। किसी सरकार को एकदम से खराब कह देना वो ठीक नहीं होता, किसी सरकार को बिल्कुल ये कह देना कि नहीं ये तो शक्तिमान है, में कोई गलती नहीं है, तो लोकतंत्र की भावना में बहुत सटीक नहीं बैठता ये। इंदिरा गांधी ने बहुत काम अच्छे किए थे। यद्यप जब मूल कर्तव्य का ध्यान रखा था तो लोगों का वो देखो जो सरकार में हो कर्तव्य पालन नहीं कर रहा, हमें कर्तव्य बता रहा है, नागरिकों को कर्तव्य बता रही हैं आप। और अपने आपातकाल लगा दिया, सारे शक्ति को एकदम लोटपोट कर दिया। हमारे अनुच्छेद 32 खत्म, 226 खत्म, और हमें बताया जा रहा है कि हमें कर्तव्य क्या है कर्तव्य। और कुछ लोगों ने मजाक किया, अरे भाई आप कह रहे हो वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करे, शिक्षा तो दो। लोगों का वो देखो राज्य तो अपना कर्तव्य पूरा कर नहीं पाया, राज्य कर्तव्य का है निदेशक तत्व में। यानी तो हम गरीब रह गए तो दायित्व किसका है? राज्य का भी तो बनता है। निदेशक तत्व में तो ही लिखा है, निदेशक तत्व में लिखा था 10 साल में सबको शिक्षा मिल जाएगी, मिल गई? नहीं मिली। कौन उत्तरदायी है?
हम गरीब रह गए तो कौन उत्तरदायी? सरकार उत्तरदायी है दोस्तों, ऐसा मूल निदेशक तो मानता है। राज्य का एक काम था हमें शिक्षा दिलाना, दलिया दिलाना। देखो आज भी राज्य कर रहा है। तो बताओ हम कैसे वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करें बिना शिक्षा के? तो इसमें कहा गया राष्ट्र के धरोहरों का सम्मान करिए। और ये बात देखिए, हमारे यहाँ तो कई बार ऐसा होता है, मूल अधिकार के नाम पर लोग देश को ही तोड़ने पर आमादा हो जाते हैं। लेकिन एक बात आप याद रखिए, इससे कहीं न कहीं कार्यपालिका की शक्तियाँ, संसद की शक्तियाँ बढ़ती हैं। भाई मूल कर्तव्य क्या है? जो सरकार के प्रति नागरिक का कर्तव्य है। तो लोग कहते हैं कि क्या इतनी बुद्धिमान जनता को ये बताने की आवश्यकता है कि आपका कर्तव्य क्या है? जनता खुद ही पता है, हर आदमी को पता है कि कर्तव्य क्या है। आपको पता है कि अपने पड़ोसी को ठोकना नहीं है, ये कर्तव्य है आपका। क्लास करके शांति से निकल जाते हैं, तो कोई बताता है क्या कैसे से जाओ इस गली से? इस बात पे आपत्ति है, लेकिन आज तो वेल एक्सेप्टेड है, बल्कि कर्तव्य को बढ़ावा दिया जा रहा है कि थोड़ा और कर्तव्य को आगे बढ़ाओ। कुछ लोगों ने कहा परिवार नियोजन को भी अपनाओ, ये भी कर्तव्य है। टैक्स भी दो, ये भी कर्तव्य है। और उसके बाद इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति की भी शक्तियों को सीमित किया। अब हम ये इंदिरा गांधी को कहें तो ठीक नहीं है, 42वें संविधान संशोधन से बार बार व्यक्ति का नाम क्यों ले? भाई व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं, मुद्दा महत्वपूर्ण है। मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? पूछता है 42वां संविधान संशोधन, ये मुद्दा है। तो जब ये मुद्दा है तो स्वाभाविक रूप में तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 74 के क्लॉज 1 में ये चेंज किया गया कि अब राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता पर कार्य करेगा। शैल एक्ट शब्द बाइंडिंग लगा दिया, क्योंकि इसके पहले राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के बीच राजेंद्र प्रसाद ने कहा था नहीं काम करे तो क्या होता है, विवेकाधीन शक्ति है। इंदिरा ने कहा कार्य करेगा, ये उल्टा पुल्टा मत करो। शैल एक्ट इसका मतलब है बाइंडिंग इफेक्ट पैदा किया, जबकि बाकी राष्ट्रपति की शक्ति को 24वें संविधान संशोधन से पहले से कम कर दिया था कि संविधान संशोधन विधेयक पर वो वीटो का प्रयोग नहीं करेगा। संविधान संशोधन विधेयक पर वीटो का प्रयोग नहीं करेगा, ये चेंज तो उन्होंने पहले से कर दिया था। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा देखो संसद की अगर सर्वोच्चता होनी चाहिए, संसद का समय कम है, हर 5 साल में चुनाव, 5 साल में चुनाव कोई बात है? संसद कार्यकाल 6 वर्ष करो। उन्होंने कहा ये ठीक बात नहीं है, इतना गरीब देश है और पता चला कि हर 5 साल में चुनाव करवा रहे हो, तो संसद कार्यकाल कितना वर्ष होना चाहिए? 6 वर्ष। संसद कार्यकाल ये कम से कम लोकसभा कार्यकाल विधानसभा कार्यकाल बढ़ाकर कितना कर दिया जाए? 6 वर्ष। ये तो मैंने फिर बताया 42वें संविधान संशोधन की बड़ी सारी बातें जनता पार्टी सरकार ने और उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया। आज तो ये नहीं है, आज न ये है न ये है, ये प्रावधान लागू नहीं है, ये भी खत्म हो गया, ये भी लागू नहीं है। ये है राष्ट्रपति की शक्ति को इधर सीमित किया। उसके बाद एक ऐसा प्रावधान इंदिरा गांधी ने लाया 42वें संविधान संशोधन, जब चर्चा कम होती है, आज वो बहुत प्रभाव का काम कर रहा है। वो एक नया परंपरा थी, वो यूनिक परंपरा थी। इससे आप याद रखिए, अब एग्जामिनर कई बार क्यों पूछता है? क्योंकि आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके पीछे इतना बड़ा विचार आया। क्योंकि हमारे यहाँ विधि के शासन का सिद्धांत अपनाया गया था, सब विधि के समक्ष समान है। लेकिन हमें पता चला कि जैसे जैसे कानून के तरीके जटिल हो रहे हैं, विवाद प्रॉब्लमेटिक आ रहे हैं, तो वैसे 42वें संविधान संशोधन पहली बार हमारे यहाँ जैसे मूल कर्तव्य पहली बार आया था, ये नया विचार था। वैसे ही बाकी में तो इधर एडजस्टमेंट किया गया था, और यहाँ पे जो मूल अधिकरण का विचार आया, ट्रिब्यूनल का विचार भारत में पहली बार आया। और इसीलिए अनुच्छेद 323A और अनुच्छेद 323B जोड़े गए। अनुच्छेद 323A और अनुच्छेद 323B जोड़े गए। 323A में प्रशासनिक अधिकरणों का प्रावधान जो आज तक काम कर रहा है, और आज को देखेंगे अधिकरण की संख्या बढ़ती जा रही है। आज देश में अधिकरणों की पूरी बहार है, अधिकरणों का बड़ा ही प्रभाव है। तो ये था 42वें संविधान संशोधन। बाकी उन्होंने बहुत बड़ी सारी अमेंडमेंट तो पहले से भी कर रखे थे, जैसे कि अध्यादेश का न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं होगा, वो तो उन्होंने 38 से कट कर रखा था। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पहले से भी कर रखी थी, लेकिन
इन चीज़ों का प्रभाव आज आंशिक है, क्योंकि कुछ को इंदिरा गांधी, कुछ को जनता पार्टी ने रद्द किया 44वें संविधान संशोधन से, और कुछ रद्द हो गया न्यायिक पुनरावलोकन से। तो इसलिए अगर हम देखें कि क्या क्या रद्द हुआ 44वें और न्यायिक पुनरावलोकन से, क्या क्या रद्द कर दिया गया, तो प्रस्तावना में ये सारी चीज़ें बनी हुई है। लेकिन आप देखेंगे 91 के उदारीकरण के बाद इस पर विवाद है कि ये रखा जाना चाहिए, नहीं रखा जाना चाहिए। फिर संपत्ति का अधिकार, जनता पार्टी ने कहा भाई मैं भी समाजवादी, तो एक कदम आगे बढ़ गए, अनुच्छेद 31 को निकाल ही दिया। ये तो आगे बढ़ गए। उसकी इंदिरा गांधी काम को, ये तो सवाल है इसको कोई छेड़ना मुश्किल ही नामुमकिन था। भाई समाजवादी जनता पार्टी भी तो अपने आप को समाजवादी ही बनाना चाहती थी, ये एज इट इज़ रह गया, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन जहां उन्होंने न्यायपालिका की शक्ति को सीमित करने का प्रयास किया था, वहां चेंज किया गया, क्योंकि ये समाप्त हो गया, ये समाप्त हो गया, ये मिनर्वा मिल्स ने ख़त्म कर दिया, ये जनता पार्टी सरकार ने ख़त्म कर दिया, और इंदिरा गांधी और न्यायपालिका ने लगातार कहा कि भाई आधारभूत ढांचा को बनाए रखा न्यायपालिका ने। मिनर्वा मिल्स में न्यायपालिका आधारभूत ढांचे से पीछे हटने को तैयार नहीं थी, इसलिए मूल कर्तव्य अभी भी है, ये वाला अभी भी है, अधिकरण अभी भी है। यानी एक ही बात को खत्म किया गया था, जहां वो न्यायिक सर्वोच्चता स्थापित करने का प्रयास कर रही थी और संसद की सर्वोच्चता स्थापित करने का प्रयास कर रही थी और न्यायपालिका की शक्तियों को सीमित करना चाहती थी। फंडामेंटल राइट डीपीएसपी के बैलेंस को भी दुरुस्त किया गया, क्योंकि इस बात को न्यायपालिका ने खारिज कर दिया। न्यायपालिका ने कहा नहीं, न्यायपालिका ने जो बात मिनर्वा मिल्स केस में कहा, इसमें थोड़ा सा न्यायपालिका ने कहा नहीं, सभी निरीक्षक तत्व तो नहीं, बल्कि क्योंकि ये गया 31D से जोड़ा गया था। 31C 25वें संविधान संशोधन था, 31D 42वें, 31D आज नहीं है, ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि सरकार ने कहा कि 39BC प्राथमिक रहेगा तीनों से, लेकिन सभी निरीक्षक तत्व तो नहीं। बाकी के बीच क्या होगा? सामंजस्य पूर्णता का सिद्धांत। बाकी के बीच के संबंध क्या है? सामंजस्य पूर्णता का सिद्धांत। यही था 42वां संविधान संशोधन, जो दिखाता है कि कई बार संसद का बहुमत सकारात्मक भी हो सकता है, लेकिन कई बार संसद की सर्वावस्था के नाम पे नकारात्मक विचार भी आ सकते हैं। ये आपातकाल का मिक्स परिणाम था। इसी से ये भी पता चलता है, अगर कभी ऐसा कल्पनात्मक सवाल आ जाए कि क्या आपातकाल का दुरुपयोग हो सकता है, तो उत्तर है नहीं, क्योंकि इसी के बाद 44वां संविधान संशोधन आया, तो आपातकाल के सारे 356 को बदला गया, फिर उसके बाद 360 को बदला गया, बड़ी सारी चीज़ें बदल दी गई। तो आज आपातकाल का दुरुपयोग मुश्किल क्यों है? बहुमत बढ़ा, विशेष बहुमत चाहिए आपको बढ़ाने के लिए, कठिनाई आएगी। लोकसभा को खत्म करने की शक्ति दे दी गई, यहाँ पे कठिनाई है। मान लो मंत्रिमंडल के लिखित सलाह से आपातकाल आएगा, ये तो संभव है, ये तो आप कर सकते हो कि मंत्रिमंडल से लिखवा लो, प्रधानमंत्री शक्तिशाली है तो मंत्रिमंडल से लिखवा सकता है। बाकी चीज़ें कठिन है, और आपातकाल न्यायिक पुनरावलोकन होगा 44वें संविधान संशोधन से, ये भी कह दिया गया। तो इसलिए, और सबसे बड़ा क्या है, 42वें संविधान संशोधन के बाद जो चुनाव हुआ उसमें इंदिरा गांधी हार गई। सबसे बड़ा मैसेज पॉलिटिकल था, इसे दोबारा कभी ऐसी कोई गलती नहीं करेगा, संवैधानिक रूप में भी, उससे बड़ा है राजनीतिक रूप में। डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा इम्पैक्ट किसका होता है? राजनीतिक। यही 42वां संविधान संशोधन।